दोस्तों नमस्कार। अभी हम कार्यक्रम अभी स्टार्ट करेंगे। हमारी जो समय की एक मर्यादा बनी हुई है कि हम अपने टाइम से चीजों को स्टार्ट करने की, तो मैं इसमें डिले नहीं करना चाहूंगा। मेंबर्स कंटिन्यूअसली जुड़ रहे हैं, तो मैं आज डिलाइट टीम से हमारे बीच में जो अमित कुमार जी हैं, अमित कुमार जी और उनकी टीम हेमंत मनुकुरकर और हर्षिल बोरा जो कि साथ में ज्वाइन होंगे। मैं आप सभी का यहाँ पे डीजेपीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जो जेमेन ज्वेलरी काउंसिल के जो सदस्य जुड़ रहे हैं, मैं उनका खास करके यहाँ पे अभिनंदन करना चाहूंगा कि लगातार हमारी हो रहे वेबिनार्स में आप उपस्थित होकर के अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं और इसके साथ में डीजेपीसी को भी सहयोग दे रहे हैं कि वो अपने मैसेज जो कम्युनिकेट करना चाहिए, जो आप तक पहुंचनी चाहिए, उसको हम सतत आप तक पहुंचा सके। तो इसके लिए मैं आप सभी जो सदस्य जुड़ रहे हैं उनके आभारी हूँ। और मैं खास करके हमारे एमएसएमई के कन्वीनर मनीष जीवानी जी, जो कि थोड़े समय में वो ज्वाइन कर पाएंगे, एग्जैक्टली किसी मीटिंग की वजह से अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो मैं उनका भी आभारी हूँ कि सर आपके मार्गदर्शन में चीजें हम प्रॉपर्ली ड्राइव कर पा रहे हैं और मैसेज जो मेंबर्स तक पहुंचने चाहिए उसको हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो मैं अधिक समय न लेते हुए मैं अमित जी एक बार फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आपकी टीम यहाँ समय से पहले उपस्थित है। और जैसे मैंने बताया कि सेशन शुरुआत में आपके द्वारा जो संचालित होगा, कार्यक्रम के इनमें जो है क्वेश्चन आंसर्स होंगे और क्वेश्चन आंसर्स के बाद में जो ऑडियंस यहाँ जुड़ रही है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने डिटेल्स यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी वगैरह डाल देंगे, तो जो भी कुछ क्वेरीज या कोई इंफॉर्मेशन आपको पोस्ट सेमिनार शेयर करनी है तो हम आप तक उसको पहुंचा पाएंगे। तो मैं अब अमित जी से आग्रह करूंगा कि अमित जी आप आगे का कार्यक्रम संचालित करें। मैं मिथिलेश पांडे डीजेपीसी की तरफ से हमारी कलीग नाली ले अब थोड़े समय के लिए हम विराम लेते हैं। अमित जी प्लीज आप जो है अपना कार्यक्रम को प्रारंभ करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू पांडे साहब, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द मेंबर्स ऑफ डीजेपीसी। मेरा ऑडियो सही है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। ओके, थैंक यू। तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स में बोलने के लिए। टैक्स की जब बात आ जाती है तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना संभव हो सके मैं हिंदी में बताऊं। जीएसटी आने के बाद आई ऑल्सो वांट टू इंट्रोड्यूस माय कोलीग्स। मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स हैं, हेमंत मानुरकर जो कि डायरेक्टर हैं डिलॉयट में और टैक्स से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी ऑफरिंग्स को देखते हैं। हमने काफी बड़ी टीम बनाई है टैक्स टेक्नोलॉजी से संबंधित ऑफरिंग्स के लिए, एंड हेमंत इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टीम। उसके साथ हमारे बीच हैं हर्षिल बोरा जो मेरे साथ काम करते हैं एज अ मैनेजर फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड both Harshil and Hemant are going to take us through this presentation today. To start with, आज the topic is e-invoicing, और e-invoicing के बारे में मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स में जाएंगे। गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम ई-इनवॉइसिंग यानी कि जितने भी टैक्स इनवॉइसेस एक डीलर एक बिजनेसमैन जनरेट करते हैं उसको गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन वो लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ई-इनवॉइसिंग चालू किया। और इसकी जरूरत कहाँ से आई? जरूरत इसलिए आई, आपको ध्यान होगा कि जब प्री जीएसटी के टाइम पे वैट का क्रेडिट आप सर्विस टैक्स में या एक्साइज में ले सकते थे, या एक्साइज का क्रेडिट आप वैट में नहीं ले सकते थे। लेकिन जीएसटी के आने के बाद सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों के जो क्रेडिट की बात है वो आप इजीली ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली क्रेडिट्स के जो पूल है वो बिजनेसेस के लिए काफी हद तक बढ़ गए। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये भी हुआ, देयर आर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू की लॉसेस होने लगे। There were cases of fake invoices being used for getting fake ITC, और फेक इनपुट टैक्स रेट की वजह से गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं था जिसके तहत वो ये कंट्रोल कर पाते कि कैसे जो इनवॉइसेस जिसके ऊपर इनपुट टैक्स रेट लिया जा रहा है वो सही मायने में
उस वैलिड इनवॉइस है, वैलिड बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको कैसे वो ऑथेंटिकेट करे। इसीलिए गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग का प्रक्रिया चालू किया। अक्टूबर 2020 में ये चालू हुआ, जो कि 500 करोड़ मतलब 500 करोड़ की कंपनियों के लिए लागू हुआ। अभी ये एक चीज है, ये 500 करोड़ या 100 करोड़ जो 50 करोड़ का टर्नओवर है, ये गवर्नमेंट जो बैलेंस शीट में जो टर्नओवर है उसकी बात नहीं करती। ये बात करते हैं जीएसटी एग्रीगेट टर्नओवर की, यानी कि आपके जीएसटी रिटर्न में जो टर्नओवर आप रिपोर्ट करते हैं, वो टर्नओवर आपको देखना है फॉर डिटरमिनिंग कि आप ई इनवॉइसिंग के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे आप जब स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो वो उस पर आप जीएसटी पे करते हैं, तो वो जीएसटी टर्नओवर में जुड़ जाता है, लेकिन बैलेंस शीट के टर्नओवर में वो नहीं जाता। राइट, बैलेंस शीट में टर्नओवर में तो सिर्फ आपका सेल जाता है, स्टॉक टर्नओवर कभी नहीं जाता। तो मान लीजिए अगर एक कंपनी, उसका सेल टर्नओवर है 40 करोड़ और स्टॉक टर्नओवर है 10 करोड़, तो टोटल उसके टर्नओवर हो जीएसटी के हिसाब से उनका टर्नओवर हो जाएगा 50 करोड़, लेकिन बैलेंस शीट में उनका टर्नओवर हमेशा होगा 40 करोड़। तो इसका मतलब ये है, क्या उस कंपनी को जरूरत है इनवॉइसिंग एम्ब्रेस करने के लिए? द आंसर इज यस, बिकॉज जीएसटी टर्नओवर उनका हमेशा 50 करोड़, ये 50 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन बैलेंस शीट टर्नओवर उनका 40 करोड़ ही है। इसीलिए जब आपको चेक करना है कि आपको ई इनवॉइसिंग लागू है कि नहीं है, आपको जीएसटी का एनुअल रिटर्न देखना है कि उसमें आपने कितना टर्नओवर के ऊपर जीएसटी पे किया है। वो 50 करोड़ से अगर ऊपर है तो आज की डेट में आपको ई इनवॉइसिंग चालू करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ, ई इनवॉइसिंग के साथ साथ अब ये मैंने कहा कि अक्टूबर 2020 से ये लागू हुआ, जनवरी 2021 में ये 100 करोड़ की कंपनियों के लिए लागू हुआ, और फिर अप्रैल से 50 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी के लिए भी ये लागू हो गया। तो आज की डेट में जितनी भी कंपनीज हैं या जितने बिजनेस हैं, उनका जीएसटी का टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें ई इनवॉइसिंग अपनाना कंपलसरी है। राइट, अभी आप देखिए ई इनवॉइसिंग का इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है। ई इनवॉइसिंग का इफेक्ट आ रहा है जहां पे आप इनवॉइस इशू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी रिटर्न में जो जीएसटीआर 1 रिटर्न है, वहां पे आपके डिटेल्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाते हैं। यानी कि आपके जो कस्टमर्स हैं आप उनको इनवॉइस भेजें चाहे ना भेजें, इनवॉइस तो भेजना पड़ेगा ही आपको। अगर आप नहीं भी भेजते हैं और सिर्फ ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, फिर भी उनको आपके इनवॉइस के डिटेल्स मिल जाएंगे थ्रू जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2A। राइट, सेकेंडली आप ये भी देखिए, अगर आपने ई इनवॉइसिंग करने के टाइम पे कुछ गलत इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट पोर्टल को भेज दिया और जब इनवॉइस बन गई उसके बाद आपको लगा कि नहीं ये इनवॉइस तो गलत है, आप उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपको दोनों जगह चेंज करने हैं। यानी कि ई इनवॉइसिंग में जो आपने डेटा भेजा था उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न की जो डेटा है वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन आप अगर सिर्फ रिटर्न में जाके चेंज करते हैं तो ई इनवॉइसिंग में जो डेटा है वो जैसे का तैसे रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो इनवॉइस, एक इनवॉइस के बारे में जो आपका डेटा है वो दो जगह दो फॉर्म में है या दो चीजें उसके अंदर है, और ऑटोमेटिकली टैक्स अथॉरिटीज आपको वो आप उनके डेटाबेस में आपके बारे में कॉन्ट्रडिक्टरी या ऐसी इंफॉर्मेशन रहेगी जो कि कंसिस्टेंट नहीं है ना। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम जो डेटा भेज रहे हैं अभी राइट फ्रॉम डे 1, मतलब रिटर्न फाइल करने तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तब का तब आपका डेटा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। इसीलिए राइट फ्रॉम डे 1 आपको करेक्ट डेटा ही गवर्नमेंट को भेजना है। तीसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, 2021 में जो बजट हुआ, ये बजट में गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी ले पाएंगे जब आपके वेंडर्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तभी। यानी कि आपको ये मैच करना है कि आपके वेंडर्स ने सारे डिटेल्स फाइल किए हैं, अगर वो ई इनवॉइसिंग के दायरे में आते हैं तो वो उन्होंने आपको ई इनवॉइसेस दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ ई इनवॉइस का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई यानी कि आपके सेल्स के ऊपर नहीं है, वो आपके इनवर्ड सप्लाई के ऊपर भी है। बिकॉज आपके वेंडर्स अगर ई इनवॉइसेस सही तरीके से जनरेट नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली उनके रिटर्न्स भी गलत हो जाएंगे, और रिटर्न्स अगर गलत हो जाएंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा।
तो कहने का मतलब कहने का तात्पर्य ये है हमारा, e-invoicing is not only for outward supplies, it is equally important for your inward supplies. And therefore, in our experience, e-invoicing को आपको दोनों नजरिए से देखना है, both outward supplies as well as inward supplies. इसके साथ साथ मैं लास्ट पॉइंट कह के मेरे कोलीग हेमंत को इनवाइट करना चाहूंगा, ई-वे बिल्स की बात करते हैं। यहाँ पे ई-वे बिल्स और ई इनवॉइसिंग एक दूसरे से अपरेंटली जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप गुड्स की बात करते हैं, जब आपको सामान बेचना है, गुड्स की बात करते हैं, आपको ई इनवॉइस भी देना है, साथ साथ ई-वे बिल भी देना है, राइट। और इन दोनों का जो डेटा है कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो भी आप डेटा ई-वे बिल, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ई-वे बिल का पोर्टल और ई इनवॉइस का पोर्टल अलग है, लेकिन डेटा आपका एक ही सोर्स से जाता है, आपके इनवॉइसिंग सिस्टम से जाता है, तो उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी होनी नहीं चाहिए। आपको डेटा जब आपका ट्रक तैयार है या कुरियर तैयार है, आपको ई-वे बिल जनरेट करना है, और हो सकता है कि आपने सुबह ही ई इनवॉइसिंग कर रखा हो, और ई-वे बिल तभी आप करेंगे जब आपका सामान जाने के लिए तैयार, राइट। तो आपको हमें ध्यान रखना है कि ई इनवॉइसिंग का डेटा और ई-वे बिल का डेटा, उसमें कोई मिसमैच होना नहीं चाहिए। एक लाइव एग्जांपल देके आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ई-वे बिल की जरूरत है, आप किसी आइटम को जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं, दोनों तरफ ई-वे बिल की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर ई-वे बिल नहीं है, वहां पे भी गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिंजेंट पेनल्टी लागू कर दिया है 2021 के बजट से। तो अगर ई-वे बिल लागू है, अगर ई-वे बिल हमें इशू करना है, चाहे वो बेचने के लिए हो चाहे खरीदने के लिए हो, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी होने के बाद उसको सही तरीके से अमल भी करना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आई विल इनवाइट माय कोलीग हेमंत मानूरकर। हेमंत इज, एज आई सेड, ही इज अ डायरेक्टर इन आवर टैक्स टेक्नोलॉजी टीम, और आपको वो टैक्स टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, ई इनवॉइसिंग और जीएसटी रिटर्न्स, और साथ साथ कहाँ आज टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत है फॉर जीएसटी कंप्लायंसेस। हेमंत। थैंक यू अमित। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस हेमंत। हाँ जी। मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, सभी को मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस सर। हेमंत, जस्ट मेक इट फुल स्क्रीन। हाँ जी, हाँ जी, ओके। थैंक यू अमित, एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि अमित ने बताया, मैं आपको जीएसटी का टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट समझाऊंगा, और डेलॉयट की तरफ से हमने मार्केट में क्या हमारी ऑफरिंग है, हम क्या क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं, सो दैट ई-वे बिल ई इनवॉइसिंग और कंप्लायंस दोनों का एस्पेक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो पाए। सो हम लोग क्विकली आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड शो है उसमें कुछ सारे पॉइंट्स तो अमित जी ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो वो वाले पॉइंट्स मैं जरा जल्दी आगे बढ़ाऊंगा। पहला स्लाइड ई इनवॉइसिंग के बारे में है कि व्हाट इज ई इनवॉइसिंग। आई थिंक अमित ने वो काफी विस्तार से कवर किया है, एंड आई थिंक अब मेरे ख्याल से 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, सो सभी लोगों को ई इनवॉइसिंग क्या है वो पता है। जैसे कि अमित ने बताया, 1 अक्टूबर से लागू हुआ था ये 2020, और ये 1 अक्टूबर से 5,000 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर की कंपनीज, 1 जनवरी से 500 करोड़ 1 अक्टूबर, 100 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर की कंपनीज 1 जनवरी से, और 1 अप्रैल से 50 करोड़ से ऊपर का की टर्नओवर की कंपनीज के लिए लागू हुआ है। सो एज ऑफ नाउ ये 50 करोड़ की ऊपर के टर्नओवर की कंपनीज के लिए ई इनवॉइसिंग लागू है। बेसिकली ई इनवॉइसिंग क्या है? आई मीन सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो आपका इनवॉइस का डेटा गवर्नमेंट को दिया जाता है, गवर्नमेंट वेरीफाई करती है उसको, और एक यूनिक कोड रिटर्न करती है जो आपको आपके इनवॉइस पे प्रिंट करना है।
तो वो यूनिक कोड और QR कोड देखने से दैट इज प्रूफ इनफ कि आपने वो इनवॉइस गवर्नमेंट से आई मीन यू हैव पास द इनवॉइस वाया द गवर्नमेंट, आपने उसको गवर्नमेंट से वेरीफाई कराया। सो आई मीन सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ई इनवॉइसिंग ये है। अभी ई इनवॉइसिंग का इम्पैक्ट क्या है? ओके, ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि सिर्फ ये मैंने जो सरल शब्दों में बताया सिर्फ ये वो नहीं है, इसका काफी सारा इम्पैक्ट है। सो पहली चीज तो इसमें इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा महत्व है। सो आपको अपना जो बिलिंग सिस्टम है, जो इनवॉइसिंग सिस्टम है आपके, उसके साथ आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। या तो आपका कोई हमारा जैसा डेलॉइट का सोल्यूशन है बोल्ट-ऑन, जिसको हम कहते हैं बोल्ट-ऑन, ऐसे सिस्टम के साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, या तो फिर आपको डायरेक्टली IRP के साथ, जिसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल कहते हैं, उसके साथ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। सो एक इम्पैक्ट ये है कि इंटीग्रेशन आ जाता है। सो इंटीग्रेशन यानी आप समझते हैं इट इज अ बाई डायरेक्शनल इंटीग्रेशन। आपके सिस्टम से डेटा गवर्नमेंट को जाएगा और गवर्नमेंट के सिस्टम से डेटा यहाँ पर भी आपके सिस्टम में आएगा, ठीक है। फिर काफी सारा डेटा आपका बराबर होना चाहिए। सो काफी सारे वैलिडेशंस हैं। ई इनवॉइसिंग आने के पहले शायद डेटा उतना वैलिडेटेड ना हो, उतना बराबर ना हो, बट ई इनवॉइसिंग आने के बाद अगर आपको डेटा गवर्नमेंट को भेजना है तो आपको काफी सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके जो क्लाइंट का पिन कोड है, वो आपका जो एड्रेस और पिन कोड आप रखते हैं वो बराबर होना चाहिए। जब हम लोग अक्टूबर में हम जब गए, आई मीन व्हेन वी वेंट लाइव विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, हमको ये पता चला कि पिन कोड्स की बड़ी समस्या थी, पिन कोड्स बराबर नहीं मेंटेन थे। सो डेटा आपका बराबर होना चाहिए हर एक मायने में। दैट इज अनदर इम्पैक्ट। आपके प्रोसेसेस और कंट्रोल्स रोबस्ट होने चाहिए, ताकि राइट फ्रॉम स्टेप 1, देखिए डेटा का एक लाइफ साइकिल होता है। सो हर एक व्हेन आई से लाइफ साइकिल, कस्टमर, जब आपके सिस्टम में कस्टमर आता है तो वो कस्टमर मास्टर से आता है, तो वो एक सिस्टम से आता है। तो जो डेटा का लाइफ साइकिल है उसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, और टू एंश्योर कि आपके सिस्टम में करेक्ट डेटा है और एक्यूरेट डेटा है। ओके, सो वो भी एक इम्पैक्ट है। और एक इम्पैक्ट ये है कि आपका रियल टाइम रिपोर्टिंग होता है। सो आपका जो भी इनवॉइसेस बन रहे हैं, या तो ऑन अ रियल टाइम बेसिस, या फिर दिन में एक बार या हर घंटे में एक बार आपका डेटा गवर्नमेंट के पोर्टल के साथ सिंक होता है। सो देयर इज अ रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट दैट हैपेंस ऑनलाइन। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप 50 करोड़ के ऊपर टर्नओवर वाली कंपनी है, अगर इनवॉइसिंग आपको लागू है, तो आप जो इनवॉइस इशू करते हो, दैट इनवॉइस इज वैलिड ओनली इफ इट हैज अ IRN एंड अ QR कोड। अगर आपके इनवॉइस में B2B इनवॉइस, मतलब बिजनेस टू बिजनेस वाली इनवॉइस, अगर आपके इनवॉइस पे IRN और QR कोड नहीं है, तो वो वैलिड इनवॉइस नहीं है, ठीक है। सो मैंने कुछ इम्पैक्ट्स बताए। अब मैं आता हूँ ई इनवॉइस क्या है, वो उस बारे में ज्ञान हमने आपको काफी दे दिया, अमित ने भी बताया, मैंने भी बताया। अब मैं बताता हूँ हमारा ऑफरिंग क्या है, मतलब डेलॉइट का ऑफरिंग क्या है, मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है। तो हमारे सोल्यूशन में 3 एस्पेक्ट्स हैं, ई इनवॉइसिंग है, ई वे बिल है और रिटर्न है। सो ई वे बिल पे मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि एज आई अंडरस्टैंड ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं है आप लोगों के लिए, बट ई इनवॉइसिंग और रिटर्न्स में कवर करूंगा। ई वे बिल जस्ट मेंशन करूंगा मैं क्या फंक्शनैलिटी है हमारी, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं बोल्ट-ऑन, हमारे सोल्यूशन का नाम है डेलॉइट GST बोल्ट-ऑन, BOLTON 2.0। 2.0 इसका वर्जन है। हमारा बोल्ट-ऑन 1.0 ऑलरेडी GST कंप्लायंस के लिए जुलाई 2017 से काफी सारे क्लाइंट्स यूज करते हैं। ई इनवॉइसिंग यानी अक्टूबर 2020 से हमने बोल्ट-ऑन 2.0 रिलीज करा है, जो हमारे क्लाइंट्स अब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी मेन फंक्शनैलिटी क्या है, मतलब फीचर्स क्या है इसके, ठीक है। सो एक तो मैंने बताया आपको कि डेटा इंटीग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम डेटा इंटीग्रेशन के लिए काफी सारे रिलायबल मैकेनिज्म्स, रिलायबल प्रोसेस देते हैं।
सो हम SFTP से लेते हैं डेटा, API से लेते हैं, या फिर मैनुअल भी अपलोड करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में आप नहीं बोलूंगा, बिकॉज आगे एक स्लाइड है जो इसको डिटेल में दर्शाती है। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज कि हमारे सिस्टम में डेटा वैलिडेट होता है। तो हमारे सिस्टम में काफी सारे वैलिडेशन है कि अगर आपका डेटा बराबर ना हो तो हम उसको पहले ही आइडेंटिफाई करके आपको बता देते हैं कि ये डेटा आपका बराबर नहीं है, क्योंकि ये डेटा अगर गवर्नमेंट पोर्टल पे जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ताकि आप उसको करेक्ट कर पाए और उसको वापस से भेज पाए। ठीक है। फिर और है, हमारे सिस्टम में डैशबोर्ड्स हैं। सो जो सीनियर मैनेजमेंट है, जिनको कंप्लायंस का स्टेटस देखना है, ई-इनवॉइसिंग का स्टेटस देखना है, सो अगर हमारे CFO हैं तो वो जानना चाहेंगे कि हमने महीने में कितने ट्रांजैक्शंस भेजे, कितने रिजेक्ट हुए बिकॉज ऑफ डेटा एरर्स, कितने सक्सेसफुल हुए, मेरी टीम कंप्लायंस ऑन शेड्यूल कर रही है कि नहीं, हर एक कंप्लायंस का एक ड्यू डेट होता है। तो ऐसे सारे डैशबोर्ड्स हमने बना रखे हैं जो काफी फेमस है, काफी क्लाइंट्स यूज करते हैं उससे, और दे ड्राइव अ लॉट ऑफ बिजनेस डिसीजंस आउट ऑफ इट फ्रॉम द डैशबोर्ड्स। और एक चीज ये है कि हम GSTR 2A और 2B रिकंसिलिएशन भी करते हैं। जो लोग GST से वाकिफ है उनको ITC रिकंसिलिएशन का प्रोसेस पता है। सो जो आपका परचेज रजिस्टर 2A से रिकंसाइल होता है, तो वो वाली फंक्शनैलिटी भी है हमारे पास। इट इज क्वाइट अ रोबस्ट फंक्शनैलिटी। अभी हम ना सिर्फ 2A से करते हैं, बट हम 2B से भी रिकंसिलिएशन। सो हमारे ये सारे फीचर्स हैं, मैंने जो चुनिंदा थे वो आपको बोल के बताए, बट काफी सारे की फीचर्स हैं हमारे सोल्यूशन में। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां आपको बताते हैं हम कि डेटा फ्लो कैसे होता है। ओके, सो आप यहाँ जो ग्रीन डॉट्स में देख रहे हैं वो प्रोसेस स्टेप्स हैं, 1 2 3 4, हम उस सीक्वेंस में आपको बताएंगे। सो पहला प्रोसेस है आपके सिस्टम में, मैंने से आपके क्लाइंट के सिस्टम में, ERP सिस्टम में, ERP इन द सेंस जो उनका बिलिंग सिस्टम है, उसमें इनवॉइस जनरेट होता है। ठीक है, वो इनवॉइस फिर इंटीग्रेट होता है बोल्ट ऑन के साथ। ये जो बीच वाला सिस्टम है वो बोल्ट ऑन होता है, बोल्ट ऑन सिस्टम है। इंटीग्रेट कैसा होता है? इंटीग्रेट होने के 3 तरीके हैं, मैंने बताया आपको, SFTP, API एंड यूजर इंटरफेस, दैट इज अपलोड। इसके बारे में हम अगले स्लाइड में बात करेंगे डिटेल में। एक बार डेटा बोल्ट ऑन में आ गया तो हम डेटा को वैलिडेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, सेग्रीगेट भी करते हैं। सेग्रीगेट यानी जो ट्रांजैक्शन जहां जाना चाहिए वहां भेजते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका डिलीवरी चलान है ट्रांजैक्शन, मतलब इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर है, लेट्स से आपने गुड्स महाराष्ट्र में नागपुर से मुंबई भेजे, तो दैट इज एन इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर विच इज नथिंग बट अ डिलीवरी चलान। तो डिलीवरी चलान के लिए आपको IRN की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसा ट्रांजैक्शन IRN जनरेशन के लिए नहीं भेजेंगे। सो जो ट्रांजैक्शन जहां भेजना है उधर ही हम भेजते हैं। कौन सी जगह हम भेज सकते हैं? सो तीन फंक्शनैलिटी है, राइट। एक तो ई-इनवॉइसिंग की, जो IRP को हम भेजते हैं, एक ई-वे बिल की, जो हम ई-वे बिल पोर्टल को भेजते हैं, और तीसरी है कंप्लायंस की, जो डेटा स्टोर किया जाता है डेटाबेस में ताकि वो रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट कर सके। तो ये है सेग्रीगेशन, स्टेप नंबर 3। उसके बाद हम डेटा, एक बार वैलिडेशन हो गया, डेटा बराबर वैलिडेट हो गया, फिर हम IRP को भेजते हैं। IRP भी डेटा वैलिडेट करता है। अगर हमारे इधर कोई डेटा एरर है, वैलिडेशन पास नहीं करता या यहाँ नहीं करता, तो हम डेटा उसको वापस भेज देते हैं ERP पे, वापस क्लाइंट के वहां भेज देते हैं वो ट्रांजैक्शन विद द एक्चुअल एरर कोड कि भाई ये डेटा क्यों रिजेक्ट हुआ है, ताकि वो उसको करेक्टिव एक्शन कर सके। ठीक है। स्टेप नंबर 4, IRP के पास हमने भेजा, IRP ने डेटा वैलिडेट किया। अगर डेटा बराबर है तो IRP IRN और QR कोड जनरेट करता है, वो हमको भेजता है, और फिर हम उसको क्लाइंट को वापस भेज देते हैं, जो स्टेप नंबर 6 है। हम क्लाइंट को वापस कैसे भेजते हैं? अगेन, जैसे क्लाइंट जो इंटीग्रेशन मैकेनिज्म है, आइदर API या मैनुअल अपलोड या फिर SFTP बेस्ड। सो ये फ्लो है। इसमें 2 और स्टेप्स है। जो गवर्नमेंट पोर्टल का विद इन इंटरनल ट्रांजैक्शन है, मतलब IRP से डेटा ई-वे बिल पोर्टल को भी भेजा जाता है और GSTN पोर्टल को भी भेजा जाता है। जो लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं उनको पता होगा कि पिछले 2-3 महीने से GSTR1 ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है। तो वो ऑटो पॉपुलेटेड कहाँ से आता है? वो IRP से डेटा आता है। IRP डेटा भेजता है GSTN पोर्टल को, जिसकी वजह से आपका B2B और एक्सपोर्ट्स और CDNR टैब
प्री पॉपुलेट होता है आपके GSTR1 का। तो ये इंटीग्रेशन है फ्रॉम IRP टू GSTN, ठीक है। अगले स्लाइड पे जाते हैं। एक्चुअली ये इनवॉइसिंग का वही फ्लो है, बट हमने उसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि डेटा हमारे पास मिडलवेयर से आता है और हम उसको बोल्ट-ऑन में डेटा को वैलिडेट करते हैं, फिर उसको पूरा सेग्रीगेट करते हैं। डेटा को सेग्रीगेशन क्या होता है मैंने बताया आपको। फिर हम उसको JSON बनाते हैं, बिकॉज हमको जब डेटा IRP को भेजना होता है हमको फिर उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में भेजना पड़ता है, तो हम उसको वो फॉर्मेट में बनाते हैं और फिर हम उसको IRP में भेजते हैं और IRP से फिर वापस डेटा रिसीव होता है और वापस क्लाइंट के सिस्टम को जाता है, ठीक है। ये GSTN जो आप लास्ट में डब्बा देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया IRP से GSTN का भी डेटा इंटीग्रेशन होता है, जहाँ पे IRP जो IRN वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो GSTN को भेजता है ताकि GSTR1 आपका प्री पॉपुलेटेड आ जाए। अगला स्लाइड ईवेबल का है। आई थिंक द ऑडियंस इज नॉट, आई मीन आपके लिए ईवेबल शायद लागू नहीं है, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, बट प्रोसेस सेम है। डेटा आता है, वैलिडेट होता है और हम ईवेबल पोर्टल को भेजते हैं और ईवेबल पोर्टल उसको वैलिडेट करके वापस ईवेबल जनरेट करके भेजता है। ईवेबल में थोड़े नुआंसेस है, ये पार्ट ए पार्ट बी, जिसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहूंगा क्योंकि आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है। GST रिटर्न्स, ओके, ये कंप्लायंस वाला वर्कफ्लो है। जैसे कि आपको मालूम है कि GSTR1, GSTR3B और GSTR6 ये तीनों मंथली रिटर्न्स हैं। GSTR6 अगर आपके पास ISD रजिस्ट्रेशन है, GSTR1 और 3B, GSTR1 आपका सेल्स का रिटर्न है, 3B आपका सेल्स और इनवर्ट्स दोनों का रिटर्न है। और फिर आपके क्वार्टरली रिटर्न्स भी हैं और एनुअल रिटर्न भी है। सो प्राइमरीली जो भी डेटा बोल्ट-ऑन में आता है फॉर ई-इनवॉइसिंग हो या फिर ई-वेबल हो या फिर कंप्लायंस के लिए, वो डेटा हम बोल्ट-ऑन में स्टोर करके रखते हैं और जब भी आपको GSTR1 जनरेट करना है फॉर एनी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन, आप सभी को पता होगा कि हर एक रिटर्न एक GSTIN और रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेसिफिक होता है। तो जो भी GSTIN या जो भी रजिस्ट्रेशन का आपको GSTR1 देखना है या GSTR3B देखना है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे उसको जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका डेटा बराबर है, अगर आपको वो रिटर्न बराबर लग रहा है, इफ इट इज गुड, तो आप उसको सेव कर सकते हैं, जिससे आपका ये जो स्टेप नंबर 3 देख रहे हैं आप, डेटा आपका GSTN पोर्टल पे पुश हो जाएगा और आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 जो आप यहाँ देख रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने बताया आपका ITC रिकंसिलिएशन। सो 2A डेटा जो है वो हम GSTN से बोल्ट-ऑन में पुल करते हैं और आपका परचेज रजिस्टर और 2A का रिकंसिलिएशन हम करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज ITC रिकंसिलिएशन। 2A डेटा मैं अज्यूम करता हूँ आप सब लोगों को पता है। सो 2A बेसिकली क्या है कि अगर मैंने किसी वेंडर से कुछ खरीदा तो मेरा वेंडर जिसके लिए वो सेल है वो अपना GSTR1 में वो ट्रांजैक्शन डालेगा। मेरा वेंडर जब GSTR1 फाइल करता है तो वो ट्रांजैक्शंस मुझे 2A करके मुझे अवेलेबल होते हैं। तो मेरे 2A को मैं डाउनलोड करता हूँ बोल्ट-ऑन में मेरे डेलॉयट के प्लेटफॉर्म में, और जो परचेज रजिस्टर है मेरा उसके साथ मैं कंपैरिजन करता हूँ। जो फंक्शनैलिटी बोल्ट-ऑन में है वो ऑटोमेटिक कंपैरिजन करता है और आपको बताता है कि कौन से ट्रांजैक्शंस मैच है या मिसमैच है, ताकि आप आगे जाके उसको डिसाइड कर सके कि आपको ITC क्रेडिट क्लेम करना है या नहीं करना। सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस हियर। अगले स्लाइड पे जाते हैं। अगेन ये GST रिटर्न्स वाली स्लाइड है जिसको मैंने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सो प्राइमरीली ये है कि ऊपर वाला जो सेक्शन है वो सेल्स का डेटा है जहाँ पे आपका आउटवर्ड डेटा जाता है, और ये नीचे वाला जो सेक्शन है ये वाला परचेज का डेटा है, आपका इनवर्ट्स का डेटा जो बोल्ट-ऑन में जाता है। फिर मैंने आपको बताया 2A का डेटा GSTN से आता है और हम रिकंसाइल करते हैं, और वो रिकंसिलिएशन के आउटपुट के बेसिस पे यू कैन डिसाइड वेदर
ITC is to be claimed. आपको ITC is nothing but your क्रेडिट, आपको क्रेडिट क्लेम करना है या नहीं करना है। तो वो रिकंसिलिएशन की फंक्शनैलिटी बोल्ट ऑन में डिलीवर्ड है। ओके, अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा ये 1 जुलाई से ये शायद चालू हो रहा है, पहले 1 अप्रैल से होने वाला था। B2C ट्रांजैक्शंस के लिए गवर्नमेंट ने बताया है कि आपको B2C के लिए भी एक डायनामिक QR कोड लगेगा। सो ये डायनामिक QR कोड जो है वो IRP वाला नहीं है, वो E-इनवॉइसिंग वाला नहीं है। सो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि आप अपने ERP सिस्टम में खुद से डायनामिक QR कोड बनाएं, और ये डायनामिक इसके लिए है क्योंकि ये QR कोड जो है वो इनवॉइस स्पेसिफिक रहेगा। Now when I say invoice specific, मैं बताता हूँ what do I mean. सपोज आज आप एक केमिस्ट की दुकान पे गए, आपने कुछ दवाइयाँ खरीदी, आपको गूगल पे से पे करना है, तो वो केमिस्ट आपको वो QR कोड देता है, आप उसको स्कैन करते हो गूगल पे से, लेकिन आपको अमाउंट एंटर करना पड़ता है, राइट? क्योंकि गूगल पे से स्कैन करने के बाद सिर्फ रेसिपिएंट का डिटेल्स आता है, अमाउंट क्या है वो नहीं आता। दैट मीन्स दैट QR कोड इज अ स्टैटिक QR कोड। डायनामिक QR कोड का ये मतलब है, अगर आप डायनामिक QR कोड को गूगल पे से स्कैन करो तो ना सिर्फ रेसिपिएंट का डिटेल आएगा, आपका वो अमाउंट का भी डिटेल्स आ जाएगा। सो अगर एक इनवॉइस है 1,50,490 की, वो QR कोड आप स्कैन करो तो ये रेसिपिएंट का डिटेल्स तो आ ही जाएगा, बट 1,50,000 जो भी मैंने अमाउंट बोला वो वाला अमाउंट भी आ जाएगा। सो आपको अमाउंट एंटर करने की कोई जरूरत नहीं। सो इट्स अ डायनामिक QR कोड, हर एक इनवॉइस के लिए स्पेसिफिक होता है। सो ये 1 जुलाई से लागू होने वाला है एज ऑफ नाउ, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड। सो इसमें डिफरेंस ये है कि ये B2C के लिए लागू है। आप लोगों को पता है कि E-इनवॉइसिंग B2C के लिए लागू नहीं है, जैसे अमित ने बताया, शायद मैंने भी बताया स्टार्टिंग में, E-इनवॉइसिंग सिर्फ B2B और एक्सपोर्ट्स के लिए लागू है। B2C के लिए ये डायनामिक QR कोड लागू है। B2C यानी आई होप आप समझते हो, मतलब जब मैंने कोई चीज बेची एक ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो एंड सो वो बिजनेस टू कंज्यूमर है। B2B यानी एक दो कंपनियों के बीच में वो ट्रांजैक्शन हुई, दोनों के पास रजिस्ट्रेशन है, GSTIN है। B2C यानी खरीदने वाले के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो B2C हो गया। सो आपके B2C इनवॉइसेस का, तो वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, उनके B2C इनवॉइसेस के लिए डायनामिक QR कोड 1 जुलाई से मैंडेटरी है। हमारे पास डेलॉइट में उसका भी एक सोल्यूशन है, जहां पर हम एनीवेज आपका B2C का डेटा ले रहे हैं डेलॉइट बोल्ट ऑन में, जो मैंने बताया आपको। एक बार वो डेटा आ जाता है तो हम ये सारे एलिमेंट्स वो डेटा में से निकाल लेते हैं। ए और जे पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं B से स्टार्ट करता हूँ। आपका सप्लायर GSTIN नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कस्टमर नेम, टोटल इनवॉइस अमाउंट, टोटल GST, ये सारे डेटा पॉइंट्स हम आपके डेटा से निकाल लेंगे जो आपने हमको भेजा है। और फिर आपका UPI ID, अकाउंट नंबर और IFSC, वो जो क्लाइंट का UPI ID है, UPI ID यानी आप लोगों को पता है आजकल जो आपका वर्चुअल ID होता है, VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वो बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट IFSC हम क्लाइंट से एक बार ले लेंगे, विच इज देयर रेमिटेंस अकाउंट, जहाँ पे पैसा जाने वाला है। और ये सारे डेटा पॉइंट्स को यूज करके हम एक डायनामिक QR कोड बनाएंगे, ओके, विच विल बी लाइक अ UPI पेमेंट लिंक। उसको डायनामिक QR कोड में कन्वर्ट करके हम वो डेटा वापस क्लाइंट को भेजेंगे। तो वो अपनी साइड पे डायनामिक QR कोड को लेके अपने इनवॉइस पे प्रिंट कर सकते हैं, और फिर उनके इनवॉइस पे, B2C वाले इनवॉइस पे वो डायनामिक QR कोड आ जाएगा, और फिर वो इनवॉइस एक वैलिड इनवॉइस बन जाएगी। सो बेसिकली ये स्लाइड में हम ये दो तीन चीजें बताना चाह रहे हैं। एक तो ये कि डायनामिक QR कोड B2C इनवॉइसेस के लिए जुलाई 1 से लागू है, और डेलॉइट के पास डायनामिक QR कोड का भी सोल्यूशन है। और डायनामिक QR कोड हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट, मतलब वो IRP या GSTN के पास नहीं जाता है, वो बस हम डेलॉइट खुद जनरेट करके क्लाइंट को वापस दे दें। ओके, मोड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं इस पे 2 या 3 मिनट स्पेंड करना चाहूंगा। देखिए हमारा जो सोल्यूशन है उसमें इंटीग्रेशन बहुत
बड़ी अहमियत रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ना। मतलब हमारे सोल्यूशन के लिए नहीं, कोई भी आपको जो ई इनवॉइसिंग या कंप्लायंस का सोल्यूशन दे रहा है, डेलॉइट हो या कोई भी और कंपनी हो, इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमारा जो सोल्यूशन है वो डेटा बनाता तो नहीं है, वो डेटा जनरेट तो नहीं करता है, करेक्ट। वो सिर्फ डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, गवर्नमेंट को देता है, रिस्पॉन्स वापस लेता है, आपको वापस दे देता है। सो ये जो लेन देन है, दैट इज व्हाट इज इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन बड़ा स्टेबल होना चाहिए, it should be very sturdy, there should not be any problems in integration. उसके लिए हमने क्या किया है, based on the companies that are there in the marketplace, हमने 3 इंटीग्रेशन के मैकेनिज्म्स डिवाइस किए हैं और 3 ऑप्शन देते हैं हम इंटीग्रेशन के। एक तो एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन है, दूसरा एसएफटीपी है और थर्ड मैनुअल है। एपीआई बेस्ड इंटीग्रेशन थोड़ा टेक्निकल है, ये मतलब जो लोग टेक्नोलॉजी जानते हैं उनको आसानी होगी। बेसिकली ये जेसॉन या एक्सएमएल में ये बड़ा पॉपुलर वे ऑफ इंटीग्रेशन है, जो बड़ा मतलब इट इज वेरी स्टर्डी, इट इज वेरी स्विफ्ट, और जेसॉन फॉर्मेट में ये इंटीग्रेशन होता है। सो ये इंटीग्रेशन इज बिटवीन द क्लाइंट बिलिंग सिस्टम एंड बोल्ट-ऑन, करेक्ट। तो ये वन वे ऑफ इंटीग्रेशन है जो हम लोग रिकमेंड करते हैं। अगर आपके वॉल्यूम्स ज्यादा है, अगर आप 50,000 1 लाख इनवॉइसेस दिन में जनरेट करते हो, 10,000 जनरेट करते हो, तो ये बड़ा यूजफुल इंटीग्रेशन हम इसको रिकमेंड करेंगे। और अगर आपकी नीड ऐसा है कि आपको 2 मिनट के अंदर वापस रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे मैं इनवॉइस जनरेट करूं आपको तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट पोर्टल, उन केसेस में भी हम ये वाला इंटीग्रेशन रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट इज फाइल बेस्ड इंटीग्रेशन, जिसको हम एसएफटीपी इंटीग्रेशन बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि डेटा एक फाइल में डंप किया जाता है और फाइल को रखा जाता है एक लोकेशन पे, ताकि वहां से फाइल्स को पिकअप कर सके क्लाइंट के, मतलब बोल्ट-ऑन उसको पिक कर सके, प्रोसेस कर सके, और आउटपुट फाइल जो जनरेट होती है वो भी एक जगह पे रख ले, ताकि क्लाइंट का सिस्टम उसको पिक करके उसको इनवॉइस को अपडेट कर सके। सो बेसिकली ये फाइल बेस्ड सिस्टम है, फाइल बेस्ड इंटीग्रेशन है। थोड़ा ये इतना ऑनलाइन नहीं है, मतलब जितना एपीआई का रिस्पॉन्स जितना फास्ट होता है उतना ऑनलाइन नहीं है। ये भी काफी पॉपुलर वे ऑफ इंटीग्रेशन है, और इसके लिए बेसिकली आपको एक एसएफटीपी सर्वर लगता है जहां पे आप डेटा एक्सचेंज कर सके। मैनुअल मोड ऑफ इंटीग्रेशन मतलब जो छोटी कंपनीज हैं जिनके ज्यादा इनवॉइसेस नहीं है, हमने एक एक्सेल टेम्पलेट दी है, एक एक्सेल का फॉर्मेट है। अगर आप वो फॉर्मेट में आपका डेटा ले लो, आपका सेल्स का डेटा, तो बोल्ट-ऑन जो हमारा पोर्टल है आप उसमें लॉग इन कर सकते हो और वो एक्सेल अपलोड कर सकते हो। हम वो एक्सेल फाइल में डेटा का हम वैलिडेट कर लेंगे, अगर डेटा बराबर है तो हम आईआरपी को भेज के उसका ई इनवॉइस आपको वापस एक्सेल में अवेलेबल करा लेंगे। सो दैट इज द मैनुअल वे ऑफ इंटीग्रेशन। एक्चुअली हम बोल्ट-ऑन में क्या करते हैं कि हम एक आपका जो डेटा वापस सक्सेसफुल होके आता है उससे हम एक पीडीएफ भी बना लेते हैं, ओके। और वो पीडीएफ का फॉर्मेट ऑब्वियसली आपके कंपनी का लोगो वगैरह नहीं रहता है, बिकॉज वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बट जो स्टैंडर्ड ई इनवॉइस का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में हम एक पीडीएफ भी बना लेते हैं, तो वो फंक्शनैलिटी भी बोल्ट-ऑन में अवेलेबल है। तो हमारे काफी सारे क्लाइंट्स एपीआई, एसएफटीपी या मैनुअल यूज करते हैं। एपीआई काफी पॉपुलर है बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, एसएफटीपी और मैनुअल भी यूज होता है। अच्छा, जो लोग टेक्निकल हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एपीआई वाला हमारे पास सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों है, बोथ मोड्स आर अवेलेबल। ओके, अगले 3 स्लाइड में मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। एक्चुअली ये स्लाइड में जो बताना था मैंने काफी सारा कवर कर लिया है ऑलरेडी, सो लेट्स गो थ्रू द स्लाइड्स क्विकली। ये एपीआई मोड ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। सो डेटा क्लाइंट के सिस्टम में बनता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, डेटा को भेजा जाता है बोल्ट-ऑन में। सो ये सेकेंड रो जो है वो बोल्ट-ऑन है, एपीआई के थ्रू भेजा गया, बोल्ट-ऑन में डेटा वैलिडेट हुआ। अगर कोई एरर है तो बोल्ट-ऑन ने वो डेटा वापस भेज दिया आपको, ताकि आप वो एरर को करेक्ट करें और वापस वो ट्रांजैक्शन भेजें। अगर डेटा बराबर है तो बोल्ट-ऑन ने वाया एपीआईज गवर्नमेंट पोर्टल के साथ सिंकअप किया, गवर्नमेंट पोर्टल ने वैलिडेट किया डेटा को, और अगर बराबर है, अगर एरर है तो वापस भेज दिया एरर बोल्ट-ऑन को, बोल्ट-ऑन ने वो वापस क्लाइंट को एरर भेज दिया। अगर डेटा बराबर है तो आपका IRN QR कोड जनरेट किया, वो बोल्ट-ऑन को भेज दिया गवर्नमेंट पोर्टल ने, और फिर बोल्ट-ऑन ने वाया API इसको
क्लाइंट को वापस भेज दिया। सो ये सारा फ्लो है। मैंने बताया आपको कि बोल्टॉन में एक फंक्शनैलिटी है जहाँ पे हम एक डिफॉल्ट इनवॉइस भी जनरेट करते हैं फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। तो वो ये इनवॉइस जनरेशन की फंक्शनैलिटी है, जो एक हमने कॉमन फॉर्मेट जो गवर्नमेंट अप्रूव फॉर्मेट है उसको लिया है और वो फॉर्मेट पे हम इनवॉइस भी दिखाते हैं। सो ये एपीआई वाला है। द नेक्स्ट इज वाया एसएफटीपी। फ्लो मोर और लेस सेम है, सिर्फ अगर आप देखें तो इंस्टेड ऑफ एपीआई ये एसएफटीपी से डेटा भेजा जाता है और इधर भी अगर आप देखें तो वापस का डेटा भी एसएफटीपी से आता है। बाकी फ्लो सेम है, इनवॉइस जनरेट होता है, बोल्टॉन को भेजा जाता है, फिर वो आईआरपी को जाएगा, आईआरपी से वापस बोल्टॉन को आएगा और फिर वो वाया एसएफटीपी क्लाइंट को दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट डेटा सिक्योरिटी एंड सपोर्ट मॉडल। मैंने आपको सारे इंटरफेसिंग मैकेनिज्म्स बता दिए, अब इस पे एक 5 मिनट स्पेंड करते हैं। तो अभी हमारा जो ऑफरिंग है वो सारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के लिए है और आप लोगों को पता होगा कि आजकल कोई भी क्लाइंट अगर एक सोल्यूशन या फिर ऑटोमेशन का टूल लेता है तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज उनकी काफ़ी सख्त हैं, काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। सो बेसिकली डेटा सिक्योरिटी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन टुडेज मार्केट प्लेस। ठीक है, तो हमारा बोल्टॉन पूरी तरह से सिक्योर है और जो डेटा हम आपसे लेते हैं या हम आपको डेटा देते हैं वो फुल्ली सिक्योर्ड है और डेटा ब्रीच करना, किसी को हैक करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि नामुमकिन है, बिकॉज आजकल इन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड नथिंग इज नामुमकिन, बट वी हैव टेकन एडिक्वेट मैकेनिज्म्स टू मेक श्योर कि जो हमारा क्लाइंट का डेटा है वो सिक्योर है। सो हम क्या क्या कर रहे हैं? सो डेटा एट रेस्ट मतलब हम जब डेटा स्टोर करते हैं हमारे साइट पे तो वो पूरा एनक्रिप्टेड रहता है। एनक्रिप्टेड मतलब आप समझते हैं, अगर वो मैं आपको अभी डेटा दिखाऊं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो सब अजीब कैरेक्टर्स रहेंगे। सो डेटा कंप्लीटली एनक्रिप्टेड है। तो अगर किसी हैकर ने हमारे डेटाबेस को हैक कर लिया तो उसको वो डेटा लेके उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको डेटा कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑल्सो डेटा इन फ्लाइट मतलब जब डेटा हम लेते हैं आपसे या फिर जब हम डेटा आपको देते हैं या फिर जब हम डेटा आईआरपी को भेजते हैं या फिर जब हम डेटा आईआरपी से लेते हैं तो उसको हम डेटा इन फ्लाइट बोलते हैं। सो डेटा इन फ्लाइट इज ऑल्सो कंप्लीटली सिक्योर। ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट देयर इज समथिंग नोन एज HTTPS प्रोटोकॉल जिसकी वजह से डेटा पूरा सिक्योर है। हम बेरर टोकन भी यूज करते हैं और हम OAuth2 यूज करते हैं विच इज फॉर ऑथराइजेशन। So this is a very secure mechanism for authorization. Also SFTP में because it's a secure file transfer protocol, हम उसमें PGP और GPG encryption भी support करते हैं. So these are some of the encryption methodologies available for SFTP file transfer. So basically कहना ये चाह रहा हूँ कि data in flight completely secure है, data at rest मतलब जब data घूम नहीं रहा है इधर से उधर, जब वो saved है, data at rest भी completely encrypted है. इसके अलावा हम VAPT करते हैं। VAPT मतलब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्ट। तो हम एवरी ईयर टेस्ट करते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है क्या, कोई पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन कोई कर सकता है क्या, जिससे हमको पता चलता है कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको खुद ही रिजॉल्व कर सकते हैं। और ISO 27001 सर्टिफाइड है हम। इट्स अ सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, इन्फो सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन। और MFA enabled है मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। सो जब कोई लॉगिन करता है तो हम एक बार उसको क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हैं, फिर देयर इज अनदर लेयर ऑफ ऑथराइजेशन मतलब हम OTP जनरेट करते हैं, जैसे आजकल कोविन ऐप में है। कोविन ऐप में आप मोबाइल नंबर देते हो और OTP आता है, राइट? तो यहाँ पे OTP तो है ही, मतलब पासवर्ड तो है ही आपका, प्लस एक OTP भी आता है। सो देयर इज अ two-way ऑथेंटिकेशन दैट इज enabled. Okay, my second last slide, then I'll quickly close. Application support and SLAs हमने एक बार implement कर दिया client पे, तो हम support कैसे करते हैं? तो हमारे 3 support के models available हैं, basic, extended, premium. So इनका difference यही है कि हमारे business hours 9 to 5 basic में, extended में हम 8 to 8 support देते हैं और premium clients के लिए हम 24/7 support देते हैं।
सपोर्ट इज वाया अ टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी भी है। सो बेसिकली आपका कोई भी इशू है हमारे क्लाइंट्स का, तो वो टिकट लॉग कर सकते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं। बेस्ड ऑन द सिवियरिटी वी हैव अ रिस्पॉन्स एंड रेजोल्यूशन टाइम SLAs जो हमने ऑलरेडी पब्लिश किए हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वो ऑलरेडी पब्लिश है विद द क्लाइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आफ्टर यू गो लाइव आपके कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको यू वुड वांट अ मैकेनिज्म टू गेट दैट रिजॉल्व। अच्छा, अब हम जो करते हैं वो तो सारी दुनिया भी करती है, मतलब हम जो हमारा जो ऑफरिंग है वो ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही दे रहे हैं, राइट? सो व्हाट आर द डेलॉयट डिफरेंशिएटर्स? मतलब हमारे हिसाब से हमारे क्या डिफरेंशिएटर्स हैं? मल्टी एक्सपर्ट टीम, ये हमारा सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है बिकॉज हमारे पास टैक्स टेक्नोलॉजी की टीम है जिसको मैं बिलोंग करता हूँ, और हमारे पास कोर टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स की भी टीम है जो अमित और हर्षल जिसको बिलोंग करते हैं। सो ये जो हमारा ऑफरिंग है वो इट्स अ कंबाइंड ऑफरिंग फ्रॉम टैक्स एंड टेक्नोलॉजी। सो दैट इज व्हाट मेक्स इट अ वेरी रिच ऑफरिंग। इन हाउस इंजीनियरिंग टीम, हम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन हाउस करते हैं, हमने कोई चीज को आउटसोर्स नहीं कर रहा है। हमारा IT एनवायरनमेंट पूरा स्केलेबल है, वी आर ऑन द क्लाउड, सो इट्स SaaS मॉडल, सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। और हमने सिक्योरिटी का भी आपको पूरा 5 मिनट पहले बताया कि क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं। एडेप्टेबल है हम लोग का सोल्यूशन, मतलब आपके पास SAP हो, Oracle हो, Dynamics हो, Tally हो, Excel बेस्ड बिलिंग सिस्टम हो, मैनुअल आप कर रहे हो, हम आपके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। एनहांस फंक्शनैलिटी, सो अमित ने वेंडर साइड का भी कुछ जिक्र किया था अपने इनिशियल कमेंट्स में। सो उन्होंने बताया था कि आजकल तो आप ITC ले सकते हैं कि नहीं, ये आपका इस पर भी निर्भर है कि आप जो वेंडर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो वेंडर्स ऑनेस्ट हैं कि नहीं, वो लोग फाइलिंग बराबर कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने आपको बराबर इनवॉइस दिया है कि नहीं। तो हमारा बोल्टॉन में वो भी फंक्शनैलिटी है कि अगर आपका वेंडर का कोई इनवॉइस आता है तो हम चेक करते हैं कि वो इनवॉइस उसका QR कोड बराबर है कि नहीं, उसने IRP ने QR कोड जनरेट किया है कि नहीं, वो QR कोड में जो कंटेंट्स हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, आपके जिस वेंडर ने वो जनरेट किया है वो वेंडर इनवॉइसिंग के एम्बिट में कवर्ड है या नहीं, ये सारा चीज हम कवर करते हैं। तो वो वाला भी फंक्शनैलिटी बोल्टॉन में मौजूद है जिसको हम एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी बोलते हैं। ये कुछ की फीचर्स हैं जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। ऑन प्रेमाइस और ऑन क्लाउड, जैसे मैंने बताया, स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग, हमारा GST और NIC के साथ कांस्टेंट चैनल बना हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज है, तो हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं जिससे हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और रोबस्ट टैक्स डैशबोर्ड्स, जो मैंने बताया, काफी डैशबोर्ड्स हमारे रिच हैं और काफी सारे क्लाइंट्स उसको यूज करते हैं ऑलरेडी। आई थिंक दिस इज माय लास्ट स्लाइड। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड, सॉरी। आई थिंक ये वाले सारे पॉइंट्स रिपीटेड ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। सो फ्लेक्सिबिलिटी, सेग्रीगेशन मैंने बताया, यूजर इंटरफेस, वैलिडेशन, हम काफी सारे डेटा को वैलिडेट करते हैं, डॉक्यूमेंट जनरेशन, रिकंसिलिएशन मैंने बताया आपको, देयर इज एन ITC रिकंसिलिएशन प्लस हम फ्रीवे रिकंसिलिएशन भी करते हैं, डेटा रिपोजिटरी, ऑल इन वन सोल्यूशन, और MIS और एनुअल रिटर्न्स भी है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बैक टू यू। Thank you, Hemant. Just staying on with the process of e-invoicing, आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैंने देखे हैं। आई थिंक सम ऑफ इट हैज ऑलरेडी बीन रिस्पॉन्डेड, हमने कुछ रिस्पॉन्स दिए हैं। देखिए, ई-इनवॉइसिंग आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात GST कंप्लायंस के हिसाब से है, और मैंने शुरुआत में भी कहा कि पूरा का पूरा GST प्रोसेस कंप्लायंस, यानी कि इनवॉइसिंग से लेकर रिटर्न फाइलिंग तक, ये पूरा आज इलेक्ट्रॉनिक है। इसीलिए किसी भी बिजनेस को पहले से ये तय करना पड़ेगा कि आपकी जो डेटा है वो डेटा में शुरू से ही आपका डेटा जो है वो करेक्ट हो।
यानी कि आपका कस्टमर डेटा, आपके जीएसटी का टैक्सेबल वैल्यू, आपका जीएसटी का रेट, क्वांटिटी, कोई भी चीज गवर्नमेंट पोर्टल में भेजने से पहले हमें उसके बारे में 100% श्योर होना पड़ेगा। किसी का क्वेश्चन आया था कि हम चेंज कर सकते हैं ये आईआरएन के बाद, तो हमने उसका रिस्पॉन्ड भी किया है। आप आईआरएन को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि इनवॉइस को कैंसिल करके आपको दोबारा इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। सेम आईआरएन को, क्योंकि वो एक बार जब एक आईआरएन क्रिएट हो गया, क्यूआर कोड क्रिएट हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको आप कैंसिल करके दोबारा करेक्ट इनवॉइस कर सकते हैं। लेकिन वो नौबती क्यों आए, मतलब अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन की बात अलग है। नॉर्मल कोर्स में गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम जब इनवॉइस बनाए वो इनवॉइसेस शुरू से ही 100% सही हो। दूसरी चीज, आप इनवॉइस हम जनरेट कर रहे हैं, वो इनवॉइस का डेटा हमारे क्लाइंट के पास जाएगा, और दो तरीके से जाएगा। एक, आप इनवॉइस फिजिकली भेजेंगे सामान के साथ, दूसरा आपके रिटर्न के साथ भी वो डेटा कस्टमर्स के पास जाएगा, और तभी आपके कस्टमर्स को क्रेडिट भी मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास डेटा सही नहीं है, तो आपका इनवॉइस डेटा भी सही नहीं होगा, आपका रिटर्न भी गलत हो जाएगा, एंड इट विल लीड टू होल लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस विद योर कस्टमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक होने का जो, अगर मैं डिसएडवांटेज कहूँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होने का अगर डिसएडवांटेज में कहूँ, तो डिसएडवांटेज यही है कि करेक्शंस के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, और करेक्शंस अगर आप करते भी हैं तो उसका एक ट्रेल, यानी कि उसका एक उसको आप यू आर क्रिएटिंग एन एविडेंस कि आपने करेक्शंस किए हैं। तो फिर आपके पास ये भी सवाल आ सकता है कि करेक्शंस की जरूरत क्यों आई है हमारे पास, है ना। तो डेटा का हम बोलते हैं डेटा सैंक्टिटी, यानी कि डेटा का प्योरिटी, डेटा का करेक्टनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम जो देख रहे हैं इनवॉइसिंग चालू होने के बाद, कंपनीज या बिजनेसेस जो कर रहे हैं वो अपने मास्टर डेटा को, यानी कि कस्टमर डेटाबेस, प्रोडक्ट डेटाबेस, जीएसटी रेट, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान लोग दे रहे हैं। हम पहले की इनवॉइस इशू करके उसको कैंसिल कर सकते थे या उसको क्रेडिट नोट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ई इनवॉइस आ गया है और ई इनवॉइस को डेटा को गवर्नमेंट पोर्टल में भेजना है, अगर हम चाहते भी हैं क्रेडिट नोट करना, तो क्रेडिट नोट भी हमें इनवॉइसिंग के थ्रू करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट का भी एक क्यूआर कोड होना चाहिए। तो हम चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो डेटा, कैंसिलेशन का डेटा गवर्नमेंट के पास ना जाए। देयरफॉर हमारा सजेशन यही होगा, आप सिर्फ इसको एक कंप्लायंस के तरीके से ना देखें, इसको एक ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस के रूप में देखें। और बिजनेस प्रोसेस कहाँ से चालू होता है? आपके डेटा से चालू होता है और खत्म होता है आपके रिटर्न फाइलिंग तक। और उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक ओवरऑल व्यू लेना चाहिए कि हमें कैसे इस बिजनेस को, कैसे इसको अपनाना है, हमें कौन सा सोल्यूशन अपनाना है। इसीलिए हमारा हमेशा सजेशन यही रहता है हमारे क्लाइंट्स को, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे 50 करोड़ की हो या 100 करोड़ की हो या 50 से नीचे हो, क्योंकि कभी ना कभी तो आप 50 के ऊपर जाएंगे आज की डेट, कल की डेट में, राइट। तो आपको पहले से अगर हम इन चीजों पे ध्यान देते हैं, तो आपको ये कंप्लाई करने में, आपको इन चीजों को मेंटेन करने में काफी सुविधा मिलेगी। अभी कुछ सवाल आए हैं, उसको हम ले लेते हैं एक एक करके। Harshil, can we take some questions now? Yes. Ritesh is asking what in case of sales return. Ritesh, आपका क्वेश्चन थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे? आप क्या पूछना चाह रहे थे? अगर आपका सवाल ये है कि सेल्स रिटर्न में क्या करना है, तो नॉर्मली सेल्स रिटर्न में आपको क्रेडिट नोट इशू जो लॉ के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो क्रेडिट नोट इशू करना है, और क्रेडिट नोट भी उसका भी क्यूआर कोड होना चाहिए,
क्योंकि इनवॉइस का कॉरेस्पॉन्डिंग होता है क्रेडिट नोट। तो अगर सेल्स रिटर्न को आप जीएसटी लॉ के हिसाब से जाएंगे, वहां पे आपको क्रेडिट नोट इशू करना है उस सेल्स रिटर्न के लिए, और उसका क्यूआर कोड भी आएगा। Let's move on. Yes, एक क्वेश्चन था, what is our software price and training period? We will take that separately. Right. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि since e-invoice रियल टाइम प्रोसेस है, अगर हम उसको मैन्युअली करते हैं तो टाइम लिमिट क्या है फॉर अपलोडिंग ई-इनवॉइस ऑन द पोर्टल एज पर द जीएसटी रूल्स? ओके, देखिए रियल टाइम प्रोसेस आपने बहुत सही कहा। रियल टाइम का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब गुड्स जा रहा है, जब सामान आपका कंसाइन डिस्पैच हो रहा है, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होना जरूरी है। अगर गुड्स के साथ आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं भेजते हैं और वो गुड्स कहीं पे टैक्स अथॉरिटीज चेक करते हैं उस कंसाइनमेंट को, और उस इनवॉइस में अगर क्यूआर कोड ना हो, और ऐसा हो भी रहा है, अक्सर ये हो रहा है, तो वो अगर वो कंसाइनमेंट को टैक्स अथॉरिटीज रोक देते हैं, उन केसेस में आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। तो अगर आप मैनुअल भी कर रहे हैं तो हमारा सजेशन यही होगा कि आप गुड्स के डिस्पैच के पहले ही ई इनवॉइसिंग जनरेट करें और वही इनवॉइस को ही आप सामान के साथ भेजें। उसके इनवॉइस गुड्स जाने के बाद अगर आप ई इनवॉइस करते हैं, देन हम 100% कंप्लाई नहीं कर रहे हैं रूल्स के साथ। एक सुचेता जी का क्वेश्चन था, प्रोडक्ट्स व्हिच कम बैक टू अस फॉर रिपेयर्स। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, रिपेयर्स के समय जब गुड्स आते हैं आपके पास, वो सप्लाई नहीं है, राइट? यानी कि आप गुड्स लेते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, वापस भेज देते हैं। तो रिपेयरिंग इज अ सर्विस, और सर्विस के लिए आप अलग से एक इनवॉइस रेज करेंगे। जो रिपेयर करेगा वो सर्विस का इनवॉइस रेज करेगा। लेकिन जिनका सामान आपके पास आ रहा है, वो सामान जो है आपके पास सप्लाई के रूप में नहीं आ रहा है, वो किसी काम से आ रहा है, और वो काम है रिपेयर। उस केस में उनको ये रिपेयर्स का सामान डिलीवरी चालान के तहत आपको भेजना है, और डिलीवरी चालान के लिए कोई इनवॉइस या क्यूआर कोड की ई इनवॉइस या क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। तो रिपेयर्स का जहां तक सवाल है, रिपेयर्स हो, रिकंडीशनिंग हो, जहां पे सामान बेचने का काम नहीं है या स्टॉक ट्रांसफर नहीं है, वहां पे गुड्स जो है वो डिलीवरी चालान के तहत ही आ सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीएसटीआर 1 में अमेंड कर सकते हैं? You want to take that question, Harshil? Right, I think ये इनका क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द अर्लियर क्वेश्चन के, सिंस जो ओरिजिनल इनवॉइस गया है जिसमें हम अमेंड नहीं कर सकते, तो क्या हम जीएसटीआर 1 में अमेंड कर सकते हैं क्या? सो यस, जीएसटीआर 1 में अमेंड करने का ऑप्शन है बिफोर फाइलिंग। बट कैसा होगा प्रोसेस कि जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स आ जाएंगे फ्रॉम द ई इनवॉइस पोर्टल, जो भी हमारे डिटेल्स इनवॉइसेस जिसका आईआरपी जनरेट हुआ है, फिर उसमें अगर कुछ अमेंड करना है कर सकते हैं। बट चैलेंज ये होगा कि अगर हम वहां अमेंड करते हैं तो वो डिटेल्स और आईआरपी का डिटेल्स मैच नहीं करेगा, सो वो एक रेड फ्लैग रेस करेगा विद द डिपार्टमेंट ऑल्सो कि ये इनवॉइस में इन्होंने ये अमेंडमेंट किया है। राइट, तो जैसे मैंने कहा, जस्ट टू सप्लीमेंट हर्षिल के पॉइंट को, कि जब अगर हम ई इनवॉइस के दायरे में आते हैं और हमने ऑलरेडी ई इनवॉइस जनरेट कर लिया है, लेकिन उसके बाद हमें रियलाइजेशन होता है कि उस इनवॉइस में कुछ कमी रह गई है या उस इनवॉइस की डेटा में कुछ रिविजन की जरूरत है, वो चेंजेस अगर आप जीएसटीआर 1 में करते हैं तो आप दो सिस्टम में, क्योंकि आईआरपी का जो ई इनवॉइस का पोर्टल अलग है आईआरपी, और जीएसटीआर 1 का पोर्टल है जीएसटीएन, आप दोनों पोर्टल में दो तरह का डेटा रख रहे हैं सेम इनवॉइस के लिए। वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमारा रिकमेंडेशन यही होगा, अगर इनवॉइस में कुछ गलतियां नजर आती हैं तो उस इनवॉइस को आप कैंसिल करके नया इनवॉइस रेज कीजिए, और नए इनवॉइस को ही ई इनवॉइस के थ्रू जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कीजिए। ये सर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इफ द टर्नओवर एक्सीड्स 50 crores, is e-invoice applicable for B2C? If no, what happens when we want to export to customers? So first of all, B2C QR code applicable होगा only if हमारा टर्नओवर, एंटिटी का टर्नओवर 500 crores से ऊपर है, and in case of export to customers,
एक्सपोर्ट ई इनवॉइस प्रोविजंस में कवर हो जाता है एंड उसको वो लोग B2C नहीं गिनते। तो अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है एंड आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको ई इनवॉइस का प्रोसीजर फॉलो करना है। B2C QR कोड का प्रोसीजर इज अ सेपरेट प्रोसीजर एंड वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जैसे हेमंत ने बताया, B2C का मतलब है जब हम ऐसे कस्टमर्स को बेच रहे हैं जो कि GST में रजिस्टर्ड नहीं है। एक्सपोर्ट्स का जो एक्सपोर्ट्स में आप, ऑल्दो आई थिंक ये कंफ्यूजन इसलिए है कि एक्सपोर्ट्स में भी जो कस्टमर्स हैं वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ई इनवॉइसिंग के रूल्स में एक्सपोर्ट्स को भी कंपल्सरीली ई इनवॉइसिंग के तहत के दायरे में लाया गया है। B2C जो है वो सिर्फ इंडियन सेल्स के लिए, और जहां पे इंडियन सेल्स नॉन GST रजिस्टर्ड कस्टमर्स को आप कर रहे हैं वहां पे B2C एप्लीकेबल होगा। और जो जुलाई से लागू होने वाला है, अगर कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तभी, और वो अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को बेचते हैं, उन केसेस में उनको B2C QR कोड अपने इनवॉइसेस में छापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रंजीत बोलते हैं कि उन्होंने ई इनवॉइसिंग किया था बट उनको एरर आया था वैल्यूज में विथ ₹000, बट वो अपलोड हो गया था सक्सेसफुली। So would you or Hemant want to take the question? Yeah, Amit, Harshil, what's the question? I didn't. Yeah, question is they have done an e-invoice for which they got an error in values with ₹000, but it was uploaded successfully. हाँ, तो अगर आपका ई इनवॉइस अपलोड हो गया है, सो बेसिकली वो टॉलरेंस लिमिट का एरर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कैलकुलेशंस अगर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इफ दे आर नॉट एक्यूरेट टू डेसिमल प्लेसेस, तो आपको वो डेसिमल का एरर आता है IRP पोर्टल से। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो टैक्स रेट है और जो टैक्सेस है उसका कैलकुलेशन 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करना। इट यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज करेक्ट। एक बार अगर वो आप इंश्योर कर लेंगे तो ये डेसिमल वाले एरर्स नहीं आएंगे। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी रिलेटेड टू द अर्लियर क्वेश्चन ही था कि जहाँ पे उनका इनवॉइस कुछ गलत हो गया था तो उन्होंने फिर कैंसिल करके नया इनवॉइस जनरेट किया। ये क्वेश्चन है कि इफ व्हाट डज अ न्यू करेक्टेड इनवॉइस मीन, डू वी हैव टू गिव अ न्यू इनवॉइस नंबर? एब्सोल्युटली, आप अगर एक इनवॉइस जनरेट करते हैं उसको कैंसिल करते हैं तो जो नया इनवॉइस जनरेट करते हैं उसके लिए नया नंबर जरूरी है। आप वो कैंसिल्ड इनवॉइस का नंबर रीयूज नहीं कर सकते। एक क्वेरी था कि पास्ट मंथ का डेटा लेके उन्होंने इनवॉइस जनरेट किया था करंट मंथ में एंड QR कोड जनरेट भी हुआ था, बट वो इनवॉइस डिटेल GSTR1 में नहीं दिख रहा है, आइदर पास्ट मंथ और द करंट मंथ। सो अगर कुछ डेटा IRP से GSTN में नहीं आता है तो GSTN पोर्टल पे एक फंक्शनैलिटी है जहां पे वो बताते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस IRP में है लेकिन GSTN में नहीं आ पाए और उसका रीजन क्या है। सो ये वाला आप GSTN पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक रिपोर्ट है कि कौन से ट्रांजैक्शंस IRP में है, मतलब आपने ई इनवॉइसिंग उनका जनरेट किया है लेकिन वो GSTN में फ्लो नहीं कर पाया और उनका रीजन क्या है। तो अगर आप वो रिपोर्ट देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो वाला ट्रांजैक्शन क्यों नहीं आया। राइट, दो क्वेश्चंस लिंक टू TCS थे। तो पहला क्वेश्चन था कि TCS डिटेल्स भेजना कंपलसरी है क्या? अगर भेजा तो वो मैच नहीं करेगा इनवॉइस वैल्यू के साथ जो GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट होता है, एंड दूसरा उसके वजह से मेरा GSTR1 टर्नओवर भी इंक्रीज होगा। Harshil, you want to take that? So yes, TCS डिटेल्स देखिए, अगर मेरा इनवॉइस में TCS दिख रहा है तो इट इज प्रेफरेबल कि हम IRP जो QR कोड भी जनरेट हो रहा है उसमें भी TCS डिटेल्स भेजे। रीजन बीइंग, बहुत बार क्या होता है ड्यूरिंग द वो इनवॉइस का डिटेल्स और जो इसका जो डिटेल्स जो मेरा GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट होता है
वो डिटेल्स मैच होगा। GSTR 1 में जो TCS डिटेल्स अलग से नहीं दिखेगा, बट आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू विल इंक्लूड द TCS अमाउंट ऑल्सो। सो ऐसे कंपल्शन नहीं है, इट इज अ प्रैक्टिकल कॉल। IRP ज्यादा से ज्यादा वो TCS वैल्यू को अलग से प्रोसेस नहीं करेगा, वो एज इट इज वो डेटा लेके आपको वो डिटेल्स वापस भेज देगा। राइट, एक क्वेश्चन था, they have uploaded 9 export invoices on portal with error value 000. I guess we have covered that. End of the month when we raise the invoice which is not reflected in GSTR 1, can we put manually? So ये क्वेश्चन है कि एक एंड ऑफ द मंथ में एक इनवॉइस रेज किया था बट वो GSTR 1 में नहीं दिख रहा है, तो उसको हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं क्या GSTR 1 में? सो जी मैन्युअली तो आप ऐड कर ही सकते हैं, बट आपको ये सोचने लायक बात है कि ये क्यों नहीं दिख रहा है प्री पॉपुलेटेड GSTR 1 में। अगर आप वो रीजन से सेटिस्फाइड है तो एज एन आंसर यस, आप GSTR 1 में जो प्री पॉपुलेटेड GSTR 1 है उसके अलावा मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। लेट मी हर्षल, लेट मी आल्सो ऐड ओवर हियर। देखिए यहाँ पे ही टेक्नोलॉजी का यूटिलिटी देखिए आप। अगर हम एंड ऑफ द मंथ आके रियलाइज करते हैं कि कोई इनवॉइस GSTR 1 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमारे ये एक्चुअली चेक एंड बैलेंसेस पहले से ही हमारे प्रोसेस में आज की डेट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आइडियली स्पीकिंग आपका सेल्स रजिस्टर और GSTR 1 मैच होना चाहिए। सेल्स रजिस्टर के साथ GSTR 1 का डिफरेंस सिर्फ उतना ही हद तक होगा जहां आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर आपके सेल्स इनकम में नहीं आता है। दूसरी चीज, अगर आप इनवॉइस के दायरे में आते हैं तो आपको ऑलरेडी सारे इनवॉइसेस के लिए विदाउट एनी एक्सेप्शंस सब इनवॉइस में QR कोड चाहिए। तो अगर GSTR 1 में कोई इनवॉइस नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि वो इनवॉइस उस इनवॉइस का आपने ई इनवॉइस भी कंप्लीट नहीं किया है, उस इनवॉइस में QR कोड भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ई इनवॉइस हुआ होता तो ऑटोमेटिकली GSTR 1 में चला जाता और ऑटोमेटिकली वो प्री पॉपुलेट हो जाता। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। इसीलिए जैसे हम बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ये सिर्फ एक कंप्लायंस नहीं है, ये पूरा प्रोसेस हमें होलिस्टिकली देखना है, राइट फ्रॉम इनवॉइसिंग से लेके आपके रिटर्न फाइलिंग तक। ये हर्षल। राइट, एक क्वेश्चन आया था कि इफ द टर्नओवर एक्सीड्स 50, सो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स अगेन। सो उसका आंसर मैं ही देता हूँ। 50 करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर हो गया कोई भी एंटिटी का, उस केस में GST, उस केस में ई इनवॉइस कंपलसरी एप्लीकेबल हो जाएगा। ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया तो आपके हर एक एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को भी कंपलसरीली ई इनवॉइस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड B2C जो कैटेगरी है, एक्सपोर्ट्स को वो लोग को GST पोर्टल या ई इनवॉइस पोर्टल उस एक्सपोर्ट्स को B2C नहीं गिनते। B2C का प्रोसीजर पूरा अलग हो जाता है। B2C इज so accordingly to answer all your questions, e-invoice compulsory है for exports in case the turnover of the entity exceeds 50 crores. देखिए इसके साथ और एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट से आप रिफंड भी चाहते हैं, ऑटोमेटिक रिफंड चाहते हैं, जब तक ई इनवॉइस नहीं होगा तब तक उसका डेटा GSTR 1 में ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा और उसमें ई इनवॉइस का नंबर भी नहीं आएगा, या IRN का नंबर भी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपके रिफंड क्लेम को ये कह के रोक सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट इनवॉइस का कोई IRN जनरेट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे हर्षल ने बताया कि ई इनवॉइस कंपलसरी है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ई इनवॉइसेस आर कंपलसरी रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस। अगर ये कंफ्यूजन है कि कस्टमर तो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, ये B2C होगा, हमने पहले भी बताया B2C सिर्फ इंडियन ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है और जहां पे आपके कस्टमर्स GST में रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस में आप B2C के दायरे में आते हैं। अदरवाइज जो भी, अगर आप 50 करोड़ से आपका ज्यादा आपका टर्नओवर है और आप ई इनवॉइस के दायरे में आते हैं तो आपको
चाहे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हो चाहे एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस हो, सबके लिए ई इनवॉइस यानी कि क्यूआर कोड जनरेट करना कंपलसरी है। राइट। एक क्वेश्चन था कि अगर क्लाइंट ने मुझे गुड्स रिपेयरिंग के लिए भेजे हैं, हम यहाँ पे सेल परचेज कुछ नहीं हो रहा है बट हम सिर्फ लेबर इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, इसमें ई इनवॉइस कंपलसरी है क्या? You want to answer that, Harshil? यस। सो इस केस में मेरा सर्विस या लेबर इनवॉइस होगा, इट्स अ सर्विस इनवॉइस। सो इन केस मेरा टर्नओवर इज मोर देन 50 करोड़ एंड ई इनवॉइसिंग प्रोविजंस मुझे एप्लीकेबल है, तो मुझे ये सर्विस इनवॉइसेस के लिए भी ई इनवॉइस जनरेट करना जरूरी है। सो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबिलिटी इज नॉट ओनली ऑन गुड्स, अगर मेरा सर्विस इनकम है तो भी मुझे ई इनवॉइस करना जरूरी है। तो दो चीजें हो गई। जब गुड्स आपके पास रिपेयर के लिए आ रहे हैं तो जो आपको गुड्स भेज रहे हैं उन्हें ई इनवॉइस करने की जरूरत नहीं है, वो डिलीवरी चालान के तहत आपको गुड्स भेजेंगे। लेकिन आप जब अपनी सर्विस इनवॉइस उनके ऊपर रेज करेंगे, वो सर्विस इनवॉइस आपको ई इनवॉइस यानी कि क्यूआर कोड उसमें प्रिंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको मिक्स मत कीजिए। एक है गुड्स मूवमेंट के लिए जो कि डिलीवरी चालान के थ्रू होगा, दूसरी चीज है आपके सर्विस इनवॉइस के लिए जहां पे वो आपका टैक्सेबल सर्विस हो जाता है। राइट। डिलीवरी चालान से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचते हैं तो जीएसटी पोर्टल पर शो करना पड़ता है क्या? सो डिलीवरी चालान पे अगर गुड्स जा रहा है तो ई इनवॉइस नहीं होगा, बट अगर ई वे बिल का प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो ये जीएसटी पोर्टल पे तो नहीं बट ई वे बिल पोर्टल पे मुझे उसका ई वे बिल जनरेट करके मुझे वो भेजना जरूरी है। हाउ मेनी डेज टू जनरेट ई इनवॉइस? अगर बिल आज जनरेट किया है, सो इसमें हेमंत यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक फिलहाल उनका कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाउएवर जब तक आपने अगर से आपने आज इनवॉइस किया और जब तक आप उसका ई इनवॉइस नहीं करोगे वो एक वैलिड बिल नहीं गिना जाएगा, वैलिड इनवॉइस नहीं गिना जाएगा। एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो एक हाफ डे और 1 डे डिले इज स्टिल ओके। बेटर है कि जिस दिन हम बिल जनरेट करें उसी दिन ई इनवॉइस जनरेट कर ले तो अच्छा है। ओके, export, just like export I am selling today but my shipping bill details come next day, what is the time limit for generating e invoice? आपने जैसे ही एक्सपोर्ट इनवॉइस जनरेट किया आपको उसके अगेंस्ट ई इनवॉइस जनरेट करना जरूरी है। शिपिंग बिल डिटेल्स एनी विच वेज प्रैक्टिकली एट अ फ्यूचर डेट ही मिलती है, बट शिपिंग बिल का जरूरत नहीं है आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। एज सुन एज आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस जनरेट किया एंड आपने आपका गुड्स मूवमेंट स्टार्ट हो गया, उसके पहले ई इनवॉइस जनरेट करना जरूरी है। Is there any question left? Yes, sir. Sir, 1 or 2 questions. Okay, because we are already at 5:45. Mr. Pandey, are we okay with taking these 2 questions? सर 1-2 क्वेश्चंस अगर हैं तो आप ले लीजिए क्योंकि लगभग हम सवा घंटे का ऑलमोस्ट 4:45 हो गए। राइट, एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है क्योंकि बाकी तो रिपीट है। एक्सपोर्ट इनवॉइस शुड बी इनवॉइस इन रुपीज और डॉलर्स, तो आपको GSTR1 में एनी विच वेज रुपीज में देना है, तो आपको प्राइमरी अमाउंट फॉर जनरेटिंग ई इनवॉइस विल बी रुपीज, बट उसमें ऑप्शन है अगर आपको अल्टरनेट करेंसी भी देना है, भेजना है डिटेल्स, तो IRP वो अल्टरनेट करेंसी भी एक्सेप्ट करेगा, बट GST रिटर्न पर्सपेक्टिव एनी विच वेज आपको डेटा रुपीज में देने की जरूरत है। जी बोलिए सर। सर आप कुछ कह रहे थे? लास्ट क्वेश्चन, ये इज नॉट दिस, ये क्वेश्चन सुधीर जी ने पूछा है, इट इज नॉट रिलेटेड टू ई इनवॉइस। वो बोल रहे हैं कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आज का GST काउंसिल में डिस्कस होगा क्या? आई थिंक अमित सर, आई वुड नीड योर इनपुट। सुधीर जी, आई डोंट थिंक दैट्स वन ऑफ द एजेंडा आइटम्स टुडे, बिकॉज आज का जो एजेंडा आइटम मेनली है वो कोविड के ऊपर एग्जेम्पशंस की बात हो रही है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आज के मेन मुद्दे पे तो नहीं है, अगर वो डिस्कस हो जाता है तो अलग ही बात होगी, लेकिन आज की का जो मेन मुद्दा है वो है कोविड से रिलेटेड। एक तो ये है कि कोविड से रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशंस, कंसेशंस, और कोविड से रिलेटेड और कुछ कंप्लायंस में कुछ
वो चाहते हैं कि अगर कुछ बेनिफिट दे पाए, उसकी बात हो रही है ज्यादातर। मुझे लगता है कि क्वेश्चंस तो अभी भी कहीं न कहीं से आ रहे हैं Q&A में और चैट में भी, तो लेकिन सीमा जो हमारे समय की मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक बार जो मेंबर्स यहाँ जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा DJIPC की तरफ से और आपके सहयोग की अपेक्षा रखूंगा। मैं इसके पहले मैं अमित जी और उनकी टीम मेंबर जो हेमंत और हर्षिल जुड़े हैं, आप सबको भी DJIPC की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और मेंबर्स की जो नीड है, जो उनकी जिज्ञासा है, जो उनकी चैलेंजेस है, उसके बारे में विस्तार से आपने बताया और मैं समझता हूँ काफी कुछ इनपुट्स आपको भी मिल गया होगा एग्जैक्टली कहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट किस तरह से उनको हेल्पफुल होगा। आने वाले समय में हम उस पर डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, हमारे मेंबर्स उसका बेनिफिट्स ले सके। अब हम इसी के साथ यहाँ से विदा चाहते हैं। पांडे साहब, पंडित जी एक ही बात कहना, आपके एक मेंबर का सवाल था, उन्होंने अभी भी वो सवाल दिया है, प्राइस ऑफ द सर्विस। तो मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा कि हम आपके जरिए उन तक पहुंचना चाहेंगे, तो आप उनको ये एश्योर करें कि हम भी आपके मेंबर्स के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हैं और प्राइस हम आपके मेंबर्स के लिए एक स्पेशल प्राइस देने के लिए भी तैयार हैं। हम आगे चल के आपसे बात कर सकते हैं उसके लिए। गुड, अमित जी वही हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, पोस्ट वेबिनार हम आपसे उसी लाइन पे बात करने वाले थे। अच्छा हुआ आपने इस फोरम में ही इस चीज को बता दिया है। मेंबर्स को मैं एश्योरेंस देना चाहूंगा कि जो भी आपके लिए बेटर होगा, DJIPC आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लेके आएगी और जो बेस्ट प्राइस होगा, प्लस उसके बाद में जो सर्विसेज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए एक सर्टेन ये जो ब्रांड है आपके पास में है, जिसके लिए जाने जाते हैं, मुझे लगता है कि बेटर आपको सर्विसेज मिल पाएंगी। तो इसी के साथ में अमित जी आप सबको, आपकी टीम को धन्यवाद देते हुए मैं DJIPC की तरफ, हमारे कन्वीनर MSME के मनीष जीवानी की तरफ से, मेरी हमारे कलीग नाली और मैं मिथिलेश पांडे आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वेबिनार्स में फिर हम मिलेंगे लोगों से, आप सबसे, जो कि प्रॉब्ली 1 जून को जो है हमने प्लान किया हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.